हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, यहाँ पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस बीच में कई बार रुकी है, ठीक है, थोड़े कुछ स्वास्थ्य की वजहों से। तो अब लगभग सब कुछ ठीक हो चुका है और शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। और आपको कोशिश होगी कि रेगुलर आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तो जो पुराने बैकलॉग हैं उसको ख़त्म करते हैं, फिर 2-4 दिनों में फिर रेगुलर हो जाएंगे हम लोग। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, आपको बताऊं कि बीपीएससी 71st बीपीएससी के लिए जो तैयारी है ना, उसके लिए बैच लॉन्च हो चुका है और क्लासेस उसके बहुत शानदार ढंग से चल रहे हैं। जो हमारी पूरी टीम है वो लगी हुई है। तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट। आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बन गया है? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया, ठीक है। आपको पता होगा कि अभी ब्राज़ील जो है ना वो है अध्यक्ष ब्रिक्स का, इससे पहले रशिया था। ओके, तो ब्राज़ील ने अभी 6 जनवरी को 2025 को इसकी घोषणा कर दी है कि इंडोनेशिया जो है वो अब एक नया सदस्य हो गया है। देखिए, उसको इंडोनेशिया को ब्रिक्स में शामिल करने की प्रक्रिया 2023 से ही चल रही थी, जब दक्षिण अफ्रीका जो है वो अध्यक्ष हुआ करता था। तो जोहान्सबर्ग में जो शिखर सम्मेलन हुआ था ना 2023 में, तो उसी में ये तय किया गया था कि इसको सदस्य बनाया जाए। फिर 2024 में जो रूस में हुआ शिखर सम्मेलन, तो उसमें इसकी फाइनल डिसीजन हो गया था। और फिर नए सदस्य के ऐलान की जो बात थी वो 2025 में होनी थी। तो अब फिर ब्राज़ील ने, यानी ब्राज़ील जो अभी अध्यक्षता कर रहा है, तो रियो डी जेनेरियो में उसने ये ऐलान कर दिया है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात ये रही। और आपको बताऊं कि फरवरी 2024 में सऊदी अरब को भी ब्रिक्स में शामिल होने की बात की गई थी, लेकिन अंतिम समय में सऊदी अरब ने स्पष्ट कर दिया था कि वो ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब टोटल 10 सदस्य हो चुके हैं टोटल, और उसमें एक नया सदस्य कौन सा हो गया है? वो हो गया है इंडोनेशिया। तो मैप में इंडोनेशिया को देख लेते हैं। नया जो मेंबर है ब्रिक्स का, ये प्यारा भारत है। और आप इस तरफ देखेंगे तो ये है इंडोनेशिया। बहुत सारे द्वीपों का ये देश है और इसकी राजधानी है जकार्ता। और नई राजधानी जो बन रही है वो नूसंतारा बन रही है इस जगह पर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से पहले से मेंबर हैं और अब इंडोनेशिया को मिलाकर कौन कौन से हैं टोटल, तो देखिए, ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे अब मेंबर हैं। टोटल 10 सदस्य हो चुके हैं। ओके, ब्रिक्स जो है वो, उसका नाम कैसे पड़ा था? ब्रिक से बना था। ब्रिक मतलब ईंट, ठीक है। ईंट से नाम बना था कि इतना मजबूत कि ईंट जैसा मजबूत है, ब्रिक। फिर बाद में उसमें सदस्य बन गया साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स हो गया था, एस हो गया था, मतलब कई सारी ईंटें हो गई। ओके, और फिर बाकी जो सदस्य बने तो नाम वही रखा गया, ब्रिक्स ही। ब्रिक्स का मतलब वहाँ से लिया जा रहा है, ईंट से लिया जा रहा है, ठीक है। इतने मजबूत ईंट जैसा, जो सह सके चीज़ों को, जो पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है उसको ढंग से उसको सह सके, और वो मतलब पावर एक तरह से दिखाया जा रहा है उसको, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चले आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन होगा, वर्ष 2025 में ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश कौन बन गया है? यहाँ पर क्या बात हो रही है? पार्टनर कंट्री की बात हो रही है, मेंबर की बात नहीं हो रही है। मेंबर बनने से पहले पार्टनर बनना होता है, ठीक है। तो वो है 9वां नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया। और द हिंदू में आप न्यूज़ भी देख रहे हैं। ओके, तो उसने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समूह, उस यानी ब्रिक्स का भागीदार देश बनने के को स्वीकार कर लिया है और वो बन चुका है। तो ब्राज़ील ने इसकी जानकारी ये जारी की है 17 जनवरी को, ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स के टोटल जो पार्टनर देश हैं, यानी सहयोगी भागीदारी जो सदस्य देश, भागीदारी देश के ये सदस्य नहीं, तो कौन कौन से हैं? तो नाइजीरिया हो गया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान,
ठीक है। तो ये टोटल इतने देश हैं जो कि पार्टनर कंट्री हैं और 10 मेंबर कंट्री हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में किस जगह पर एक स्मारक बनाने के लिए स्थान निर्धारित किया है? क्या होगा आंसर इसका? आंसर है राष्ट्रीय स्मृति परिसर। ठीक है, राजघाट परिसर में स्थित है ये, राजघाट के क्षेत्र में, वहाँ पर राष्ट्रीय स्मृति परिसर बनाया हुआ है। तो वहीं पर इनकी स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जो बेटी हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी, तो उनको प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी मुलाकात करके। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट बात है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, वो उनका निधन हुआ था 31 अगस्त 2020 को। और कब से कब तक वो राष्ट्रपति रहे थे? 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे थे। 13वें राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, और पश्चिम बंगाल से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले वो ऐसे प्रथम व्यक्ति थे। ओके, उससे पहले वो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार में 2009 से 2012 तक। और देश में अलग अलग समय में कई मंत्रालयों में उन्होंने काम किया हुआ था। ठीक है, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था 2019 में। ठीक है, कुछ पॉइंट जो बताया उससे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं एग्जामिनेशंस में। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कौन बने हैं? क्या नाम है इनका? आंसर होगा डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, इससे पहले कौन थे? एस सोमनाथ ने थे। उनकी जगह इन्होंने ले ली है वी नारायणन ने। और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, फोटोग्राफ इनका ये रहा। तो इसरो के अध्यक्ष हो गए हैं, चेयरपर्सन हो गए हैं, और अंतरिक्ष विभाग जो है ना केंद्र सरकार का, उसके सेक्रेटरी भी हो गए हैं। ओके, तो इससे पहले वो कहाँ पर थे? तो इससे पहले वो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, वहाँ पर वो डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। ये इसरो के जो कई सारे सेंटर हैं ना, उसमें से एक था वो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही, इसरो से वो जुड़े थे वी नारायणन जो हैं वो 1984 में। और बहुत सारे मतलब भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 40 साल का अनुभव है उनको स्पेस इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो हम इसरो की बात कर रहे हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1968 में। उसके पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। ठीक है, और नए चेयरमैन कौन है अभी? डॉक्टर वी नारायणन। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है देश का? आंसर गोवा। सबसे पहले शुरू हुआ था कहाँ पर? तो वो हुआ था हरियाणा में। जब वहाँ चुनाव होने वाले थे उससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसकी शुरुआत की थी बीमा सखी योजना की। और अब गोवा ने ये काम शुरू कर दिया है। इसके तहत क्या होता है? होता ये है कि LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है ना, वो महिलाओं को एजेंट बनाता है। ठीक है, बीमा एजेंट बनाता है। और उसके लिए जो प्राथमिक ट्रेनिंग है बहुत सारी, उसमें राज्य सरकार भी सहयोग देती है। तो ये काम जो है वो किया जा रहा है। हालांकि महिलाएं पहले से बीमा एजेंट बन रही हैं, लेकिन अब महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है इसके ज़रिए कि बीमा सखी योजना में आप एजेंट बनिए। इसमें स्टाइपेंड वगैरह भी मिलता है। ठीक है, शुरुआत में। ओके, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। गोवा की बात करें हम लोग, राजधानी क्या है? पणजी। गवर्नर कौन है वहाँ के? PS श्रीधरन पिल्लई। और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। P जयचंद्रन, उनका निधन हो गया 9 जनवरी 2024 को। तो इनमें से क्या थे? आंसर का प्लेबैक सिंगर थे, पार्श्व गायक हिंदी में कहेंगे ये थे। इनका जन्म हुआ था 3 मार्च 1944 को एर्नाकुलम केरला में। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। केरल के त्रिशूर में इनका निधन हुआ है। 81 ईयर के थे। कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। इन्होंने 16,000 से ज़्यादा गाने गाए, हिंदी में भी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, इन सब भाषाओं में उन्होंने गाए थे। संगीत प्रेमियों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं वो। अगला क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? कौन है? आंसर होगा बहादुर सिंह सागू। ठीक है, बहादुर सिंह सागू। ओके, तो ये बना दिए गए हैं अब नए अध्यक्ष। एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल विजेता हैं शॉट पुट
के खिलाड़ी रह चुके हैं ये, तो उनको अभी 7 जनवरी 2025 को AFI यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुन लिया गया निर्विरोध रूप से। किसकी जगह ली उन्होंने? आदिल सुमारीवाला की जगह ली है उन्होंने, ठीक है। आदिल सुमारीवाला जो है ना, वो अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो कार्यकारी बोर्ड है उसके सदस्य बन गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ये जो फेडरेशन है, ये जितने भी एथलेटिक्स के भारत में जो संगठन है उसका एक फेडरेशन है, उसका एक महासंघ है। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन इनमें से कौन है जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? वर्चुअली किया था। आंसर होगा जम्मू रेलवे डिवीजन, ठीक है, जम्मू रेलवे डिवीजन। तो 6 जनवरी को वर्चुअली उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश के 69th डिवीजन को। ओके, नए डिवीजन का यही मकसद है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के कुछ इलाकों में कनेक्टिविटी को और बेहतर करना, ताकि सामाजिक और आर्थिक जो विकास है वहाँ पर और बेहतर ढंग से हो सके। इस डिवीज़न का मुख्यालय जम्मू में है और इसका गठन जो है ना, वो फिरोजपुर डिवीज़न से अलग करके किया गया। पहले फिरोजपुर था, उसको अलग करके जम्मू डिवीज़न कर दिया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, पंजाब के कुछ हिस्से, लेह लद्दाख क्षेत्र, इन सब का प्रबंधन वो ठीक से हो सकेगा, ठीक है। करीब 742.1 किलोमीटर का नेटवर्क जो है ना, वो ये देख सकेगा, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल हो कि इस क्षेत्र में यानी जम्मू का जो डिवीज़न बन गया है उसमें महत्वपूर्ण जो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट योजनाएं थी कौन कौन से थे, जैसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, अंजी खंड पुल है, चिनाब रेल पुल है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो ब्रिज माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की गणना किस जगह पर हुई है? आंसर का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, ये जामनगर गुजरात में है, ठीक है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में। तो अभी गणना हुई है 3 से 5 जनवरी को, रिजल्ट नहीं आया, उसका कैलकुलेशन वगैरह कुछ किया जा रहा है। तो जब इसका रिजल्ट भी आ जाएगा तो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये पहली तटीय और वाटर पक्षियों की गणना है, ओके। तो जामनगर में जो ना राष्ट्रीय, ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य है, और ये देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी माना जाता है, ठीक है। तो ये जो गणना का काम है ना, जो क्या ये गिनती की जो की गई है, वो काम किया गया है किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात यानी BCSG के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। तो कई जगह आपको सेंसस भी लिखा मिलेगा, फर्स्ट सेंसस। तो गणना, इसको हिंदी में हम गणना कहेंगे, जनगणना नहीं कहेंगे, ठीक है। कई जगह आपको हिंदी में लिखा हुआ, अखबारों में भी मिलेगा जनगणना। जनगणना जो होती है ना, वो जन मतलब व्यक्तियों की गणना हुई, मनुष्यों की गणना हुई, जनगणना। यहाँ सेंस का मतलब होगा गणना, पक्षियों की गणना हो रही है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। गुजरात की भी बात हो रही है, ये जामनगर गुजरात में है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। राजधानी क्या है? गांधीनगर। अगला प्रश्न लेते हैं, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 जनवरी को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया हुआ इस दिवस को। उद्देश्य ये है कि दुनिया के जो सभी देश हैं, धर्म हैं, उनके बीच में शांति स्थापित हो सके और अहिंसा को जो है वो स्थापित किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 जनवरी को। ये दिवस 2019 से हर साल मनाया जाता है। तो ब्रेल जो है ना, जो नेत्रहीन लोग हैं वो कैसे पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो स्पर्श से पढ़ते हैं और उसके लिए ब्रेल लिपि है, ठीक है। लुई ब्रेल ने उसको बनाया था, तैयार किया था। जो दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित लोग जो हैं वो पढ़ने और उसको समझने का काम करते हैं उसके जरिए, बिंदुओं के जरिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से
दक्षिण अफ्रीका से भारत की वापसी की थी, ठीक है। और इसके बाद आज़ादी का जो है ना वो उन्होंने जो अभियान चलाया था उस वक्त, ठीक है। तो उनके आगमन को लेकर ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और हर 2 साल पर प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन है वो किया जाता है, हर 2 साल पर। इस साल कहाँ पर किया जा रहा है ज़रा आप बताएंगे मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर का 6 जनवरी को, ठीक है। उद्देश्य ये कि संघर्ष में जो प्रभावित बच्चे हैं उनकी मदद करना। संघर्ष कैसा जो चल रहा है अभी ना, गजा में चल रहा है, और इसके अलावा गजा में अब तो युद्ध विराम हो गया है, इसके अलावा यूक्रेन में जो चल रहा है, तो बच्चे काफ़ी प्रभावित होते हैं, माता पिता को खो चुके होते हैं, उनकी दुर्दशा होती है बच्चों के, तो उसको लेकर ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 जनवरी को। और थीम क्या है इस बार की? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, ये है इस बार की थीम, 2025 की थीम है ये, ओके। तो हिंदी को विश्व में फैलाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसको बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2006 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने विश्व हिंदी दिवस पहली बार आयोजित किया था 10 जनवरी को, ठीक है। क्यों मनाया था इसी दिन? तो देखिए, पहला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन एक आयोजित किया गया था 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में, तो इसलिए इस दिवस को चुन लिया गया था कि 2006 से कि ये मनाया जाए, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए सचिव कौन बन गए हैं? आंसर होगा देवजीत सैकिया। क्या नाम है? देवजीत सैकिया। इससे पहले कौन थे? जय शाह थे, जो कि आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, तो जगह खाली थी, तो अब देवजीत सैकिया को नया सचिव बना दिया गया है, असम से हैं वो। अच्छा, कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर किसको बनाया गया है? ट्रेजरर तो वो प्रभुतेज सिंह भाटिया को बनाया गया, ठीक है। और ये हैं सचिव बना दिए गए इनको, देवजीत सैकिया को। ये असम से हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक है। और भी प्रश्न है दोस्तों, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कल लेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।